हेलो एंड वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लीज। मैं कृष्णा कुशवाहा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं बेटा आप सभी लोग? आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं हम। ज्योग्राफी विषय से रिलेटेड आगामी सेट एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो की जो श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं आज से, ये आप लोगों के लिए आने वाले कुछ समय कुछ दिनों तक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्या है ये वीडियो श्रृंखला, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन सब के बारे में आपको एक एक करके बताने वाला हूं आज की इस वीडियो लेक्चर में। तो YouTube पर जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं सभी लोग हमारे ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जो है ऑन कर लें ताकि समय समय पर इससे रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू कर लेते हैं हमारा ये वीडियो लेक्चर। देखिए बेटा, हम सब लोग एमपी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एमपी सेट एग्जाम को निकालने के लिए हमारे सामने कुछ समस्याएं आ रही हैं। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं बेटा? पहली समस्या हमारे सामने आ रही है कि कौन सी यूनिट से कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर इस समय देखें तो 50-60 दिन ही शेष रह गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें हर यूनिट में से एक एक पार्ट अगर हम पढ़ें और छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है, क्योंकि आपको खुद पता है कि ये पूरा सिलेबस 6 महीने और 1 साल का है। ठीक है, तो इस पूरे सिलेबस को हमें बहुत अच्छे से अगर इन 50 से 60 दिनों में पूरा करना है तो हमें कुछ चीज़ें यूनिट वाइज छोड़नी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें जो हमारे लिए यूनिट वाइज महत्वपूर्ण है उनको हमें जो है बार बार उनका रिवीजन करके उनके PYQ और MCQ लगाने होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि यूनिट वाइज कौन से टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको पढ़ना ही है और जिनके आपको PYQ और MCQ लगाने ही हैं। तो आपको मैं यूनिट वाइज एक एक करके 10 यूनिट के ऐसे आपको वीडियो लाने वाला हूं और इसमें हर एक यूनिट से कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। साथ ही साथ जो हमारे प्रीवियस एग्जाम हुए हैं एमपी सेट के 2018 का, 2022 का और 2024 का, उस पूरे के पूरे तीनों एग्जामों में इन यूनिट से कौन कौन से प्रश्न आए हैं, पहली यूनिट से कितने प्रश्न आए हैं, दूसरी यूनिट से कितने प्रश्न आए हैं, इन सारे प्रश्नों के बारे में, इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी बताने वाला हूं। तो आप लोग जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। आप लोग आज से चूंकि ये श्रृंखला शुरू हो रही तो लगातार इस जितने भी वीडियो आएंगे उनसे जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा एमपी सेट के एग्जाम में मिलने वाला है, 11 जनवरी को मिलने वाला है। तो आइए थोड़ा सा हम इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आगे की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, हमारे लिए आप सब लोगों की चूंकि डिमांड थी इसलिए हमने ऑल एग्जाम प्लेस पर ज्योग्राफी के लिए एक स्पेशल बैच शुरू किया है। ये जो हमारा बैच है ज्योग्राफी का, ये मात्र 299 में है, यानी 299 में है, यानी लगभग 3000 रुपये का ये बैच है। तो यहाँ पर आपको 2999 का जो एक बैच मिल रहा है इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, बहुत सारे आपको वीडियो लेक्चर, इसमें पूरी एमपी सेट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे ऑल एग्जाम प्लेस को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं आपको इसमें से बात बता दूं कि यूनिट नंबर 1 यानी हमारा जो जियोमॉर्फोलॉजी की यूनिट है इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रहने वाली है, यानी अगर 50 दिन में आपको तैयारी करनी है तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, यूनिट 1 में जिसको अपन जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है तो थोड़ा सा अपन इसको देख लेते हैं बेटा। इसमें हिंदी और इंग्लिश के लिए चूंकि आपको एक प्रकार से हिंदी वाले भी है और इंग्लिश वाला भी है, दोनों में बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे भू आकृतिक विज्ञान में, जियोमॉर्फोलॉजी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पढ़ने हैं वे मैं आपको बता देता हूं। आपको महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यानी आपको कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि इसमें से लगातार प्रश्न पूछे गए। हाल ही में देखा 2022 में और 24 में इससे दो प्रश्न, एक प्रश्न आए, यानी टोटल 2 प्रश्न आए हैं। तो आपको ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है। वैगनर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। अगर बात करें वैगनर की थ्योरी को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है। वैगनर के साथ साथ फिर आने वाले समय में जो प्लेट टेक्टोनिक दी गई, तो प्लेट टेक्टोनिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी मैं अगर आपसे कहूं कि प्लेट टेक्टोनिक और वैगनर यानी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, इनमें प्रश्न देखे जाएं तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और वेगनर की थ्योरी को आप अच्छे से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसको नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है। जो छोड़ना है वो आपको बता दूंगा। अंतर्जात और बहिर्जात बल, अंतर्जात बहिर्जात बल में बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इससे सीधे लैंड्स फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अंतर्जात बहिर्जात बल को कैसा पढ़ लेना है बेटा, इस पूरे टॉपिक को, चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, समय बहुत ज्यादा लेता है, इसलिए इसको कैसे पढ़ लेना, बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ लेना, संक्षिप्त में पढ़ लेना, ठीक है। संक्षिप्त में पढ़ लेना। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को आप बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ना, क्यों, क्योंकि इससे प्रश्न तो आते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ने में टाइम लगता है, तो एक रिवीजन बस कर लेना, ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इसको कैसे पढ़ना है बेटा, ब्रीफ में पढ़ना है, जबकि जहां से सही प्रश्न आते हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चलिए, इसके बाद आता है अनाच्छादन और अपक्षय, यानी डेन्यूडेशन, वेदरिंग और एरोजन आता है। अनाच्छादन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बट ऐसा है कि कभी कभार एक आध प्रश्न आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा कम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कम पढ़ा जा सकता है। अपक्षय, अपर्दन, डेन्यूडेशन और अगर बात करें वेदरिंग, इरोजन को थोड़ा सा कम पढ़ लो, कोई समस्या नहीं है ना। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और सारे टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी में। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है बेटा भू आकृतिक चक्र, यानी आपको जियोमॉर्फिक साइकिल जो है ये जरूर पढ़नी है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। वेरी वेरी आईएमपी कहूंगा, क्योंकि इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी डेविस से और पेंक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको डेविस और पेंक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनसे हर प्रकार के प्रश्न आते हैं, और मैंने अपनी क्लासेस में जो क्लासेस चल रही हैं उसमें डेविस और पेंक को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पीवाईक्यू इसके लगवाए हैं, एमसीक्यू लगवाए हैं, इसलिए डेविस और पेंक को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है ढाल विकास का सिद्धांत। ढाल विकास के सिद्धांत से लगातार प्रश्न आते हैं, तो ये भी हमारे लिए कैसा हो जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्लोप के डेवलपमेंट की जो थेरीज हैं, कौन से वैज्ञानिक ने, कौन से ज्योग्राफर ने कौन सी थेरीज दी हैं, कौन सी हमारे सिद्धांत दिए हैं, इससे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। इसलिए ढाल विकास, स्लोप डेवलपमेंट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और इसी के साथ साथ ये प्रक्रम भी जोड़ा जाता है, प्रोसेस भी जोड़ी जाती है। इसके बाद भू संचलन, भू संचलन में भूकंप है, वलन है, भ्रंश है और ज्वालामुखी है, ठीक है। यानी आपको अर्थक्वेक के बारे में, फोल्ड के बारे में, है ना, फॉल्टिंग के बारे में, वल्कनों के बारे में पूछा जाएगा। तो ये फोल्ड है, भ्रंश है, ठीक है, यानी फॉल्ट है, इसके अलावा वल्कनो है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी अगर जानकारी होगी तो ये आंसर आप लगा सकते हो। यानी इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि वलन क्या होता है, भूकंपीयता क्या होती है, ज्वालामुखी क्या होती है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्थल निर्माण घटनाक्रम, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको थोड़ा सा कम पढ़िएगा, कोई चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। और उसके बाद अगर बात करें भू आकृतिक संकट, भू आकृतिक संकट में यानी डिजास्टर्स में आपको भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और हिमस्खलन, यानी डिजास्टर के से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं डिजास्टर वाला ये जो टॉपिक है ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट, मैंने अपनी प्रीवियस जो क्लासेस ली हैं उसमें बताया कि इससे करंट से प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट से यहाँ पर हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर करंट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ कहाँ किस स्थान पर आपके अर्थक्वेक आए हैं, कहाँ पर वोल्केनो आया, हाल ही में कहाँ पर कोई ज्वालामुखी फटा है, तो करंट के प्रश्न आते हैं। डिजास्टर के टॉपिक वाले इसमें करंट के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको करंट इसमें अच्छे से करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर से या फिर किसी पत्रिका से कहीं पर भी ज्योग्राफी से संबंधित कोई घटनाक्रम हुआ है, जैसे आपको पता होगा क्लूसिवस्काया में एक ज्वालामुखी फटा है, फिर आपको इंडोनेशिया का पता होगा वहां पर एक वल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो ऐसी जो हाल ही के घटनाक्रम है वो आपको पता होना चाहिए। केरल में मड फ्लो हुआ था, फिर लैंडस्लाइड हुई थी, तो ये डिजास्टर्स हैं बेटा, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको मैंने बता दिया कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से यहाँ पर आपको पता है महाद्वीपीय विस्तार, प्लेट टेक्टोनिक अच्छे से करना है, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक को संक्षिप्त में पढ़ लेना है। फिर आपके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा बेटा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है डेविस और पेंक, ठीक है। तो ये डेविस और पेंक इंपॉर्टेंट है, ढाल विकास महत्वपूर्ण है आपके लिए बेटा, और साथ ही साथ भू संचलन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, भू संचलन भी आप पढ़ लेना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ना चाहें तो ये छोटे थोड़े टॉपिक हैं, इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना,
और स्थल निर्माण की घटना को ना भी पढ़े तो चल जाएगा, पर डिजास्टर में करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर यूनिट नंबर 1 से आपको इस तरीके से पढ़ लेना है। आ गई बात समझ में बेटा। अब हम यूनिट नंबर 1 से हमारे प्रीवियस ईयर में PYQ यानी लगभग 18 में 22 में और 24 में कौन से प्रश्न आए हैं उनको देख लेते हैं, और मैं फिर बात कहूंगा कि देखो ये प्रश्न यहाँ से आया है, ये प्रश्न यहाँ से निकाला गया है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, डिफरेंस इसी का है। इसलिए बिल्कुल आपको इस बार लेजी नहीं होना है। सेट अगर निकालना है तो मेरे हिसाब से आप काम करोगे तो आपका सेट आसानी से निकल जाएगा। तो कौन सा प्रश्न कहां से आया है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे इस पूरे वीडियो लेक्चर में जो PYQ आए हैं उनका किस तरीके से रोल है। ठीक है, तो PYQ को एक एक करके देख लेते हैं। पहला PYQ क्या है बेटा, ये PYQ पूछा गया MP सेट 2024 में, बिल्कुल लेटेस्ट जो हमारा MP सेट का एग्जाम हुआ 24 में, इसका PYQ देखिए कहां से आया है। PYQ कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भूखंड लॉरेंशिया का भाग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉरेंशिया। तो लॉरेंशिया का पार्ट कौन सा भूभाग नहीं है ये पूछा जा रहा है। क्या नॉर्दर्न अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, क्या जो ग्रीनलैंड है वो, या क्या साउथ अमेरिका, या फिर यूरोप। तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा बेटा, ये आपको बताना है। तो मुझे बताइए ये कहां से प्रश्न आया है। ये प्रश्न आया है वैगनर की थ्योरी से, ये वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से आया है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आया है। मैंने कहा ना वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है वीडियो लेक्चर में। ऑल एग्जाम प्लेस पर जाइए, वहां पर आपको ये वीडियो लेक्चर स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं, आपको ज्वाइन करना चाहिए। 11 तारीख का अगर एग्जाम निकालना है तो बिल्कुल आपको थोड़े बड़े 2-3 हजार रुपए खर्च करने में बिल्कुल भी कोताही या कह सकते हैं घबराना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए। बैच को ज्वाइन करेंगे आपको उसका फायदा मिलेगा बेटा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए तो इसका सही आंसर क्या आएगा। तो ग्रीनलैंड इसका जो है, क्या बोल रहे हैं ये, कौन सा लॉरेंशिया में भाग नहीं है। लॉरेंशिया का भाग कौन सा नहीं था बेटा, तो दक्षिण अमेरिका लॉरेंशिया का भाग नहीं है, ये गोंडवाना का भाग है। यानी इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, साउथ अमेरिका। ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना के बड़े 5 भाग अगर देखेंगे तो कौन कौन से होते हैं, तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक, ये 5 भाग गोंडवाना के, जिसमें साउथ अमेरिका भी आता है। बाकी तीनों भाग किसके बेटा, लॉरेंशिया के हैं, इसलिए आपको ये आंसर यहां मिला देखने को। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ दीज इन अ एग्जाम्पल ऑफ अ माइक्रो प्लेट, यानी सूक्ष्म प्लेटों का निम्न में से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी कौन सी प्लेट इसमें सूक्ष्म प्लेट कहलाती है। अब देखिए प्लेट मतलब प्लेट टेक्टोनिक, तो प्लेट टेक्टोनिक से आया क्वेश्चन की नहीं आया, प्लेट टेक्टोनिक से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। हैरी हेस से, मॉर्गन से, मैकेंजी पार्कर से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक इज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ये आया हमारे कौन से एग्जाम में, देखो बेटा MP सेट 2024 में ही प्लेट टेक्टोनिक से आ गया। वैगनर के सिद्धांत से भी आ रहा है, प्लेट टेक्टोनिक से भी आ रहा है। तो आपको ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है मेरे द्वारा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप सूक्ष्म प्लेट कौन सी है, सोमाली प्लेट एक बड़ी प्लेट है बेटा, ये सूक्ष्म नहीं है। कैरिबियन प्लेट भी एक बड़ी प्लेट है, सूक्ष्म नहीं है। फिलीपाइन भी एक बड़ी प्लेट है, सूक्ष्म नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, जुआन डी फूका। जुआन डी फूका वही प्लेट है जो अमेरिका के वेस्ट पार्ट में स्थित है, जो सैन एंड्रियास फॉल्ट बनाती है। अब आपको बताना है सैन एंड्रियास फॉल्ट कहाँ बनता है, इसकी लंबाई कितनी है और ये किस प्रकार की प्लेट का उदाहरण है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ भी जुआन डी फूका प्लेट से सैन एंड्रियास फॉल्ट बना है, और यहाँ पर किस प्रकार का प्लेट मार्जिन बनता है आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपकी तैयारी बेहतर चल रही है तो आंसर देने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सही आंसर पता चल गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, तीसरा क्वेश्चन कहता है हु प्रोपोन्ड द थ्योरी ऑफ स्लोप रिप्लेसमेंट, यानी ढाल प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है। ये कितने बार न जाने प्रश्न पूछा गया है, और ये हमारा MP सेट 2024 का ही पेपर में आया वाला PYQ है। तो किसने दिया है ढाल प्रतिस्थापन का सिद्धांत, तो प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया है बेटा किसने, तो ये दिया है वॉल्टर पेंक ने। तो वॉल्टर पेंक या वॉल्टर पेंक ने इसका सिद्धांत दिया। देखिए डेविस और पेंक की थ्योरी से आ गया प्रश्न की नहीं आया, तो डेविस और पेंक की थ्योरी से प्रश्न मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो यहाँ पर ना तो आपको डेविस भूलना है, ना ही आपको पेंक भूलना है। इनके भू आकृतिक जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल से प्रश्न आते ही आते हैं। आ गया प्रश्न, इसका सही आंसर क्या है? वॉल्टर पेंक इसका सही आंसर आ जाता है, या वॉल्टर पेंक इसका सही आंसर आ जाता है। इन्होंने ही ढाल प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया है। बिल्कुल सीधा सीधा है, सिद्धांत की ऊपरी भाग से प्रश्न आ गया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द शैडो जोन ऑफ पी वेव ऑफ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के समय शैडो जोन बनाने वाली पी वेव कितने एंगल पर शैडो जोन बनाती है? भूकंप की पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या है? शैडो जोन क्या है? 130 से 180 है, 45 से 90 है, 103 से 143 है, या 103 से 270 डिग्री का एंगल है? तो पी का जो शैडो जोन है, ये जो प्रश्न आया है वो आया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉरी ये आया है बेटा अर्थक्वेक से आया है। कहां से आया बेटा? अर्थक्वेक से आया, भूकंप से। तो मैंने कहा था भूकंप को, वल्कनों को, ज्वालामुखी को, है ना, इसके अलावा भूकंपीयता को, या फिर अगर बात करें हम तो सुनामी वगैरह को, उनको सबको अच्छे से पढ़ लें। तो भूकंप से प्रश्न आया है, और भूकंप का जो शैडो जोन है बेटा वो हमें देखने को मिलता है 103 से 143 पर, जहां पर पी वेव जो है या एस वेव है वो विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ पर दोनों नहीं दिखाई देती हैं। इसको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से भी जोड़ सकते हैं अपन। तो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर अर्थ पढ़ा है आपने और भूकंप को पढ़ा है, ज्वालामुखी को पढ़ा है, तो आपका काम बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो अर्थक्वेक को, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट इज द शैडो जोन? ये तो आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बलन के शिखर यानी शीर्ष और निकटवर्ती गर्त यानी द्रोणी के बीच स्थित चट्टानी तलों के विस्तार को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जब फोल्ड बनते हैं तो फोल्ड का शीर्ष यानी अपनति और फोल्ड का गर्त यानी अभिनति, इनके बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, ये हमारा फोल्ड है बेटा, ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारा शीर्ष है ना, ये हमारा क्या है बेटा? शीर्ष यानी अपनति है, और ये क्या है बेटा? हमारा गर्त है। इसके बीच के भाग को पूछ रहे हैं। बीच का भाग मतलब ये वाला भाग, इस भाग को पूछा जा रहा है हमसे, है ना। इस भाग को क्या कहते हो आप? तो इस भाग को क्या कहेंगे? इस भाग को कहेंगे, अगर हम देखें तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? एग्जाम्पल ऑप्शन देख लेते हैं। अक्षीय तल बोलते हैं यानी एक्सिस प्लेन बोलते, एक्सियल प्लेन बोलते हैं। लिम्ब ऑफ फोल्ड यानी बलन की भुजा बोलेंगे, नति लंब बोलेंगे, या डिप बोलेंगे यानी नति बोलेंगे। तो स्लोप के निर्माण से प्रश्न पूछा गया है कि स्लोप, तो स्लोप में अगर आप देखोगे तो वलन में स्लोप में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखने को? ये हमारा बेटा होता है एक्सिस का तल यानी ये आधार होता है, ठीक है। ये नति लंब होता है बेटा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? ये भुजा होती है हमारी यानी आम होती है, और ये हमारा क्या होता है बेटा? ये डिप होती है, नति होती है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है बताओ मुझे? शीर्ष और जो बेटा क्या है? शीर्ष भाग पूछा है इसने हमसे, शीर्ष पूछा, ये शीर्ष पूछा है हमसे, ठीक है, यानी अपनति पूछा है, ठीक है। और क्या पूछा है बेटा? द्रोणी यानी गर्त के निचले भाग यानी ये वाली, यानी ये गर्त के बीच का भाग पूछा है, यानी ये वाला भाग पूछा है हमसे। और बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस भाग को क्या कहते हैं अपन? भुजा कहते हैं। तो कहाँ कहीं यहाँ भुजा लिखा है? बिल्कुल लिखा है बी ऑप्शन में, लिम्ब ऑफ फोल्ड कहते हैं। तो दैट इज लिम्ब ऑफ फोल्ड, भुजा कहलाती है। तो स्लोप यानी ढाल निर्माण से प्रश्न आया कि नहीं आया? मैंने कहा था स्लोप वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसने बलन से जोड़कर स्लोप का प्रश्न पूछ लिया आपसे। कहाँ पूछा भैया? एमपी सेट 2024 में पूछ लिया। तो ये स्लोप की आम कहलाती है, लिम्ब ऑफ स्लोप कहलाती, लिम्ब ऑफ अगर बात करें फोल्ड कहलाता है। ये फोल्ड की भुजा है। बड़ा ही सरल प्रश्न है, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए कि भैया फोल्ड पढ़ रहे हैं तो फोल्ड में भी किस तरीके के स्लोप या ढाल का निर्माण होता है, ढाल के सारे तत्व एलिमेंट पता होना चाहिए आपको। ढाल का बेस पता होना चाहिए, ढाल का लंब यानी नति लंब पता होना चाहिए, नति पता होना चाहिए, और उसकी आम पता होना चाहिए। ये जब एलिमेंट पता होंगे तभी इसका आंसर लगा पाओगे, याद रखना, ठीक है। देखिए वही आंसर सही है। फिर क्रस्ट और मेंटल की सबसे ऊपरी ठोस सतह को मिलाकर क्या कहते हैं? यानी हमारा अगर बात करें अर्थ का ऊपर का क्रस्ट, ठीक है, यानी भूपरपट्टी बेटा, और क्या कह रहे हैं बेटा? मेंटल का ऊपरी भाग है ना, अपर मेंटल, इसको मिलाकर क्या कहते हैं? आप लोगों ने कई बार पेपर में पढ़ा होगा। क्या इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, क्या स्टीनोस्फीयर कहते हैं, क्या क्रायोस्फीयर कहते हैं, या फिर मोहो डिस्कंटिन्यूटी? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? तो इसका सही आंसर बताओ जल्दी, एमपी सेट 2022 का प्रश्न है ये।
तो याद रखना बेटा, मैंने कई बार बताया, जब मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा रहा था तो बताया था कि भूपर्पटी और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल को अपन क्या कहते हैं बेटा, लिथोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लिथोस्फेयर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, लिथोस्फेयर, है ना। भूपर्पटी और क्रस्ट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, सॉरी, क्रस्ट और मेंटल के ऊपर भाग को क्या कहते हैं, हम लिथोस्फेयर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, लिथोस्फेयर। इसको मैंने पढ़ाया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप ये वीडियो अगर देख लेंगे, जो हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं, आपको उनका अंदाजा पता चल जाएगा कि भाई सिलेबस क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और क्लासेस में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, पृथ्वी की भूपर्पटी में निहित तत्वों का भारानुसार अवरोही क्रम बताइए। यानी आपको इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बताया है, एलिमेंट बाय वेट दैट कंसिस्ट द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में पृथ्वी की भूपर्पटी में निहित तत्वों का भार के अनुसार अवरोही क्रम बताना है। यानी कौन सा तत्वों का भार जो है कितना होता है। अवरोही क्रम है यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे भारी, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो घटता क्रम बताना है, भार के अनुसार अवरोही क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे भारी, उसके बाद उससे कम भारी और फिर उससे कम। ठीक है, तो बताइए मुझे भूपर्पटी में कौन सा भाग सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो भूपर्पटी में आपको पता ही है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 46% पाई जाती है। फिर सिलिका उसके बाद 27.7% पाई जाती है ना। इसके बाद पाया जाता है बेटा एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम लगभग पाया जाता है बेटा 8.1% के आसपास। तो ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, यही ऑर्डर होना चाहिए घटते क्रम में। कहीं लिखा है यहाँ पर ऑक्सीजन, सिलिका और एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही है, यही लिखा है। तो बी आंसर इसका सही आना चाहिए। तो ये कंपोजिशन से है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से प्रश्न आया है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर सही होना चाहिए। 46% ऑक्सीजन है, सिलिका 27%, एल्यूमिनियम 8.1%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगनर की महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का समर्थन निम्न में से किसने किया। देखो फिर से आ गई ना वैगनर की थ्योरी से प्रश्न, कब आया बेटा, 2022 में, सेट 2022 में। तो वैगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन सबसे पहले एफ.बी. टेलर ने 1908 में किया था, जब इन्होंने प्लेट शब्द दिया, सॉरी क्या बोलते हैं, एफ.बी. टेलर ने किया था। और एफ.बी. टेलर ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने वैगनर की इस थ्योरी का बहुत अच्छे समर्थन किया। बाद में फिर प्लेट जब टूजो विल्सन ने डेवलप की तो फिर प्लेट टेक्टोनिक इसका आधार बना। तो कहीं ना कहीं कहें हम प्लेट टेक्टोनिक का ये आधार बना। तो एफ.बी. टेलर साहब, एफ.बी. टेलर शुरुआत में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थक रहे हैं और इन्होंने कहा है कि प्लेटों का जो विभाजन विस्थापन होता है, इसमें अगर कहीं ना कहीं देखें तो भू आकृतिक एक प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं और इन्हीं के चलते प्लेटें क्या होती हैं बेटा, एक प्रकार से, या महाद्वीपों का एक प्रकार से विस्थापन होता है। बाद में यही प्लेट टेक्टोनिक का आधार बनता है। तो एफ.बी. टेलर साहब ही इसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, यही इसका सही है। पी.जे. वाइली नहीं करते, रेमो साहब भी नहीं करते और बी.एफ. बिंडले ये भी नहीं इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, इसका राइट आंसर आएगा टेलर, एफ.बी. टेलर ने इसका क्या किया है, समर्थन किया है। तो वैगनर से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए। फिर है लहर निक्षेप का उद्भव किससे संबंधित है। लहर निक्षेप यानी ये एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस का आ गया, एक आध प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स से आ गया है। लहर निक्षेप का उद्भव किससे संबंधित है। अब लहर है तो लहर कहाँ मिलती है आपको बेटा देखने को, लहरें आपको महासागरीय भागों में ही देखने को मिलेगी। यानी ये कहीं ना कहीं जो महासागर की जो लहरें हैं उनसे बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन लहर निक्षेप का उद्भव किससे संबंधित है, ये लहर आप महासागर की स्थलाकृति से समझेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है महासागर नहीं है, ये लहर का मतलब है ज्वालामुखी से। किससे होना चाहिए, ज्वालामुखी, क्योंकि ये वास्तव में उद्भव की बात करता है। लहर, लहर यहाँ पर विंड वाटर नहीं आना चाहिए, ये वल्केनो से आया है प्रश्न। कहाँ से आया है, वह वल्केनो से, क्योंकि बहुत सारी वेव्स होती है, पी वेव है, एस वेव है, एल वेव है, अर्थक्वेक की वेव है। और इसमें अगर आप देखोगे ये ज्वालामुखीयता से भी संबंधित है, भूकंपिता और ज्वालामुखीयता से संबंधित। मेरे हिसाब से आंसर इसका वल्केनो ही आना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए ज्वालामुखी राख और जल से मिश्रण से बनी एक प्रकार की कीचड़ प्रवाह है, मड फ्लो है लहर। ठीक है, तो ज्वालामुखी से संबंधित है, ज्वालामुखी राख और जल के मिश्रण से बनी हुई है। यानी कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्रश्न जो है दो चीजों से मिलाकर, ज्वालामुखी और एक प्रकार से एक्सोजेनेटिक फोर्सेस तो पूछा गया, लेकिन इसको किससे पूछ लिया गया बेटा,
कीचड़ प्रवाह, पंग प्रवाह, यानी एक प्रकार से प्रक्रम से, प्रोसेस से प्रश्न पूछ लिया गया, तो एक वो प्रक्रम वाला जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मड फ्लो है ना, पंग फ्लो, भूस्खलन, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें स्क्री का, इसके अलावा डेब्रिस का, इनका कैसे फ्लो होता है, ये किस हिसाब से इनका जो है फ्लुएंसी होती है, इन प्रक्रमों के बारे में भी पूछा जाता है हमसे, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नजका प्लेट किन दो प्लेटों के बीच फंसी हुई है। नजका प्लेट के बारे में पूछा है 2022 में, तो नजका प्लेट तभी बता पाओगे, देखो प्लेट टेक्टोनिक का प्रश्न आ गया, तो नजका प्लेट किन दो प्लेटों के बीच फंसी हुई है, तो अफ्रीका यूरेशियन प्लेट इसका आंसर है क्या, अफ्रीका अरेबियन प्लेट, अफ्रीका उत्तर अमेरिका प्लेट, और दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट, है ना। तो नजका प्लेट कहाँ पर है बेटा, नजका प्लेट है आपकी दक्षिण अमेरिका के पास है, प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका की प्लेट को नजका प्लेट कहते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। भूकंपीय तरंगों द्वारा उत्पन्न समान तीव्रता वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है ना, तो इसको कहते हैं बेटा, समान तीव्रता वाला क्षेत्र है तो उसको कहते हैं आइसोसेसिमल, क्या बोलते हैं बेटा, आइसोसेसिमल लाइन कहते हैं। भूकंप से प्रश्न आया है ये, ठीक है, 18 में आइसोसेसिमल बोलते हैं। फिर ट्रांसकेडन स्पोर यानी कटे स्कंद के निर्माण के लिए कौन सा अपर्दन कारक उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर ट्रांसकेटेड स्पोर पूछा गया है, कटा स्कंद है और स्कंदों का निर्माण महासागर में होता है कि हिमानी में होता है, तो यहाँ पर स्पोर पूछा गया है, तो यहाँ पर हिमानी से बने हुए जो एक प्रकार से हिमानी के जो अपर्दन की प्रक्रिया है, इसमें कटे स्तंभ या ट्रांसकेटेड स्पोर्स देखने को मिलते हैं, तो इसका सही आंसर ग्लेशियर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, ग्लेशियर आना चाहिए। देखो कौन सा आंसर है, बिल्कुल सही, हिमनद द्वारा घाटी के किनारों का अपर्दन, देखो मैंने कहा कटे हुए भाग हैं घाटी के किनारे, अपर्दन से पर्वतीय भारों का अग्रभाग कट जाता है जिससे ट्रांसकेटेड स्पोर्स बन जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, ग्लेशियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन रासायनिक अपक्षय नहीं है, निम्न में से कौन सा रासायनिक अपक्षय नहीं है, एमपी सेट 2018 का प्रश्न है। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया नहीं है, तो ये तो है, कार्बोनेशन भी रासायनिक अपक्षय है, हाइड्रेशन भी रासायनिक अपक्षय है, जैविक अपक्षय यही नहीं है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये तीनों बाकी थी केमिकल वेदरिंग है। लोयस मुख्यतः किससे निहित होता है, लोयस मुख्यतः किससे निहित है, तो लोयस स्थलाकृति, देखो एक्सोजेनेटिक फोर्स से आ गई, तो लोयस कौन बनाता है, लोयस हवा द्वारा या पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई प्रक्रिया से बनता है, तो लोयस कौन बनाता है बेटा, वायु के निक्षेपण से बनने वाली प्रक्रिया है, इसका आंसर आएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर वह स्थान जहां पहली बार भूकंपीय तरंगें दर्ज की जाती हैं उसे क्या कहते हैं, सबसे पहले जहां पर भूकंप की तरंगें पहुंचती हैं उसको क्या कहते हैं, तो मैंने कितनी बार बताया, अभी भूकंप पढ़ा रहा तो बताया था, उसको एपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एपी सेंटर, कहीं लिखा है ऐसा, ये देखिए लिखा हुआ है, एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा हमारे एमपी सेट एग्जाम में 22 में 24 में 18 में कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस टॉपिक से आए हैं, वो मैंने बताया है। आप लोगों को यदि अपनी तैयारी बहुत अच्छी करनी है तो बेटा हमारा ये जो बैच चल रहा है ज्योग्राफी से संबंधित, ये मात्र आपको 2,999 रुपये में चल रहा है, इसको ज्वाइन करना चाहिए और 11 जनवरी की सेट एग्जाम को बिल्कुल फतेह करना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम सब मिलकर जो है इस पूरी जो हमारी एग्जाम होने वाली है इसको विजय प्राप्त करें, इस पर इसको क्रैक करें, और साथ ही साथ आप एपी एग्जाम जो कि आने वाले समय में देखने को मिलेगा उसमें आप अपीयर हो पाएं और वो भी निकालें, ये भी मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे ही श्रृंखला से जुड़े रहिए, लगातार इसके वीडियो आपको आएंगे और हर यूनिट का मैं आपको सार बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इन 50-60 दिनों में किस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जुड़े रहिए। ऑल एग्जाम प्लेस के बाद मैं कृष्णा कुशवाहा आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, नमस्कार।